सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज़ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। कि आखिर बेसिस और एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो चलो वही हम देखने वाले हैं इस चैप्टर पे। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स को भी देखा था। किसका किसका एसिड एंड बेस का। साथ ही उसके रिएक्शन देखे थे नॉन मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड के साथ, और कुछ रिएक्शंस देखे थे। तो चलो अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। इन सेक्शन 2.1 तो 2.1 में देखा था कि ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारे एसिड के पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। व्हाट लेड्स टू द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। एक सेकंड ना, एक ये हैंग हो रहा है। तो हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा था कि जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो आपका जो हाइड्रोजन है वो सारे एसिड्स में ना कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो चलो एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम पता करेंगे कि जितने भी जो कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिडिक होते हैं कि नहीं। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल HCl सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। तो अब हमें सोल्यूशन लेना है किसका, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा का। फिक्स 2 नेल्स ऑन द कॉर्क। हमें 2 कॉर्क पे ना 2 नेल फिक्स कर देना जैसे कि यहाँ पे है। उसके बाद क्या बोला है, 100 ml बीकर लेना है। ठीक, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी। तो हमें ये जो नेल्स है ना उसे 6 वॉट वाले बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, जो कि 2.3 में इसमें दिया हुआ है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl। तो हमें कुछ डाइल्यूट HCl डाल देना है इसमें बीकर में और करंट को स्विच ऑन कर देना है। रिपीट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना उसको रिपीट करना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। तो इन सारे क्वेश्चंस का ना मतलब उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें रिपीट करना है। उसके बाद ग्लूकोज अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो बल्ब सारे के साथ पे ग्लो कर रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्रो इन द केसेस ऑफ एसिड्स। तो बल्ब सिर्फ ग्रो कितने टाइम स्टार्ट करेगा पता है, जब वो एसिड के सॉल्यूशन पे ये करंट फ्लो होगा। तो 2.3 में दिया हुआ है जो फिगर। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्लूकोज है और जो एल्कोहल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब जब बल्ब ग्लो हो रहा है ना तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि जो करंट है ना वो फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन के थ्रू। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे जाता है, वो जो कंपाउंड है ना एसिडिक सॉल्यूशन के उसके आयंस के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है करंट। एसिड कंटेन H+ आयंस एज कटायन। तो एसिड है ना उसके अंदर H+ आयंस होते हैं, किस फॉर्म में, कटायंस के फॉर्म में। और एनायन जैसे कि Cl- HCl NO3- HNO3 SO4 -। Cl- किस में रहता है, HCl में, NO3- किस में रहता है, HNO3 में। और SO4 किस में रहता है, H2SO4 में। ये आयंस है ना। और CH3COO- ग्लूकोज में, सॉरी एसिटिक एसिड में। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड्स इज H+। तो जो कैटायंस प्रेजेंट है एसिड्स में वो कौन सा है, सब में H+ कॉमन है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+। तो ये क्या बताता है कि एसिड्स ना खाली H+ आयंस रिलीज करते हैं इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। वो सोल्यूशन जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज को करते हैं उनके अंदर सब H+ आयंस होते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें एक्टिविटी रिपीट करना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो आप पाओगे कि ना उसमें क्या है, OH- कॉमन है सब में। वॉट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। आखिर क्या होता है एसिड और बेस में वाटर सोल्यूशन में। एसिड एंड बेस के साथ क्या होता है जब वो वाटर सोल्यूशन में होते हैं। चलो, डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन। क्या एसिड आयंस एक्वा सोल्यूशन में, मतलब वाटर वाले सिचुएशन पे ही वो अपना आयंस प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस टेस्ट दिस। चलो,
1 ग्राम हमें सोडियम 1 ग्राम हमें नमक लेना है NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। किसमें? ड्राई टेस्ट ट्यूब में, साफ सुथरा ड्राई टेस्ट ट्यूब में। और हमें अपरेटस को जो फिगर 2.4 में दिया ना ऐसे ही सेट करना है। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब। तो हमें कुछ कंसनट्रेटेड H2SO4 है ना, उसे हमें डालना है सोल्यूशन पे, NaCl वाले सोल्यूशन में। ये पेयर ऑफ टोंग से हम पकड़े इसको। एंड व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? तो क्या कोई गैस गैस तो नोटिस किया है जो निकल रहा है? इन विच केस डज द हाँ टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो आपका जो गैस निकल रहा है ना उसे ड्राई या फिर वेट लिटमस पेपर से चेक करना है, मॉइस्ट लिटमस पेपर। और क्या वो कलर लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एसिडिक करेक्टर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सोल्यूशन। तो अब क्या देखोगे, क्या करेक्टर है ड्राई HCl एंड HCl सोल्यूशन का? जो टीचर इसे कराएगा उसका क्लाइमेट पर ही। हाँ, तो क्या इसका फाइनल आउटपुट क्या है यार? यहाँ पे दिया हुआ है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस, ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयंस है HCl में वो प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसके प्रेजेंस में बनता है? खाली वाटर के प्रेजेंस में, H+ आयंस। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आपका जो H+ आयंस का जो सेपरेशन है वो वाटर के एब्सेंस में नहीं बन सकता। मतलब ना एक्वस कंडीशन जरूरी है H+ आयंस के ट्रांसफर होने के लिए। देखो यहाँ पे दिया है HCl + H2O गिव्स H3O + Cl माइनस। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। आपका जो हाइड्रोजन आयंस है ना वो अकेले कभी नहीं रह सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर बी कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके। Thus, hydrogen ions must always be shown as H+ aqueous and hydronium ion। तो आपका हाइड्रोजन आयन है ना तो हमेशा वो दो तरीके से शो होता है, तो H+ aqueous या फिर हाइड्रोनियम आयन इस फॉर्म में। जब आप H+ को H2 के साथ मिलाओगे तब वो आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन और H+ इन वाटर। तो हम देखे हैं कि H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन खाली वाटर में देते हैं एसिड्स। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। चलो हम क्या देखते हैं कि अगर बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनता है। जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व किए NOH को, तो Na+ NOH- का आयंस दिखा हमें। और सिमिलरली KOH को अगर हम डिसॉल्व किए हैं तो क्या बना? KOH+ और OH- का आयंस। और MgOH ट्वाइस को तो Mg2+ आयंस और 2OH- का आयंस। बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस। तो आपका जो बेस है ना हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट करता है वाटर में। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो बेसेस जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कि सारे बेसेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एन एल्कलीज बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। एल्कली वो बेस है जो पानी में डिजॉल्व कर सकता है। दे आर सोपी टू टच, वो सोपी हो सकते हैं टच करने में, बीटर हो सकते हैं या फिर कोरिजियो हो सकते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। तो आप उसे खुले हाथों से या फिर खुले हाथों से छूना मत, नहीं टेस्ट करना। विच ऑफ दिस 2.1 आर एल्कलीज। तो टेबल दिया है जिसमें आपको पता करना है कि कौन कौन सा एल्कली है। कहाँ गया टेबल 2.1? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ आयंस एंड ऑल बेसेस जनरेट OH-। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एसिड्स हैं वो H+ आयन जनरेट करते हैं एंड बेसेस OH- जनरेट करते हैं। मतलब जो OH- जनरेट करते हैं उसे हम बेस कहेंगे। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज द फॉलो। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम ऐसे देख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमें पता है क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड क्या होता है HX, बेस को हम MOH के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। M की जगह कुछ भी मेटल आ सकता है, तो वो ये कैसे ट्रांसफर होता है MX + HOH। और H+ OH- क्या देते हैं आपको? बन जाते हैं वाटर। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ
एसिड और बेस। तो चलो हम देखते हैं कि अगर हम वाटर को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है। देखो पिछले वाली कंडीशन में क्या देखा था हमने कि वाटर के अंदर एसिड और बेस डाल रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर हम एसिड या बेस के ऊपर वाटर डालें तो क्या होगा पता है, फट से फूटेगा तो वो ग्लास। इसका रीज़न आगे दिया है, पता करते हैं। हमें 10 ml वाला बीकर लेना है, 10 ml वाटर लेना है बीकर में, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्वेल द बीकर स्लोली। तो हमें H2SO4 को कुछ ड्रॉप्स लेना है और उस बीकर को ना धीरे धीरे घुमाना है। टच द बीकर बेस ऑफ द बीकर, तो आपको जो बीकर का बेस है ना उसे टच करना है। इस जरा चेंज इन टेम्परेचर, क्या वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हुआ कुछ? इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? क्या ये एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक मतलब वो प्रोसेस जो हीट रिलीज करे, और एंडोथर्मिक मतलब वो प्रोसेस जो कि हीट ऑब्जॉर्व करे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें ये एक्टिविटी को ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिपीट करना है। आप पाओगे ना जब सोडियम क्या बोलते हैं इस एक्टिविटी में ना जो है ना वो गर्म हो जाता है बीकर। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस को कैसे डिजोल्व करना है वाटर में। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो जब एसिड और बेस को वाटर में जो मिलाना का तरीका है ना वो काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन विल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। तो केयर काफ़ी ज़रूरी है जब हम नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में रिजॉल्व कर रहे हों। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, आपका जो एसिड है वो हमेशा स्लोली ही एडेड होना चाहिए पानी में, वो भी गोल घुमाते घुमाते, वरना फूट जाएगा ग्लास। इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्पैश आउट एंड कॉज हार्म्स। अगर मान लो यहाँ मेरे हाथ में एसिड है, उस पर मैं पानी डाल दिया ना तो क्या होगा पता है, मेरा हाथ मतलब मेरा हाथ जल जाएगा बहुत, या फिर वो एसिड है ना वो बाहर फेंका जाएगा। उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ग्लास में भी ना। इसलिए जब भी एसिड में ना कभी पानी मत डालना, भले से जो पानी है ना उसमें एसिड डाल लेना, वो भी स्टीयरिंग के साथ। जब तुम एसिड में डालोगे ना वाटर को तो जो है मिक्सचर है ना वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर फेंका जाएगा और जल सकते हो तुम। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो जो ग्लास कंटेनर है वो भी फट सकता है लोकल हीटिंग की वजह से। लुक आउट फॉर वार्निंग साइंस, आपके वार्निंग साइंस के देखना है, जैसे कि यहाँ 2.5 में दिया है। वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। मतलब जो कंटेनर में एसिड बेस है उसे छूना मत, उसको ड्रॉप मत लेना। ऑन द कैन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स। तो ये सारे साइन आपको HCl या फिर कई सारे कंपाउंड्स में दिख जाएगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जब आप एसिड और बेस को वाटर में मतलब एसिड और बेस के साथ वाटर मिलाओगे तो क्या होता है पता है, जो कंसंट्रेशन है OH माइनस या फिर हाइड्रोनियम आयन का पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन मतलब घनत्व डिक्रीज हो जाता है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, मतलब ये पतला हो जाता है यार। जैसे कि तुम आटे में ज़्यादा पानी डाल दोगे तो पतला हो जाता है ना, वही इसमें भी एसिड में तुम ज़्यादा पानी डाल दोगे तो ये पतला हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डाइल्यूशन। और बेस इस जो सॉल्यूशन बनता है इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं, और एसिड या बेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड बेस। तो ये था हमारा टॉपिक। अब हम ये टॉपिक कंटिन्यू करें क्या इस वीडियो में? कर ही लेते हैं यार, बहुत लंबा टॉपिक है वैसे भी है। हाँ चलो, हाउ स्ट्रॉन्ग, ये क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे मेरे ख्याल से आपसे, या फिर आप टेलीग्राम चेक करना, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे वहाँ। हाउ स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस के सॉल्यूशंस। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस। क्या तुमको पता है कि कैसे एसिड बेस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस के मतलब इंडिकेट करने के लिए कौन एसिड है कौन बेस, कैसे हमें पता है ऑलरेडी। फिनोप्थलीन और कई सारी चीज़ें थी ना जो ऊपर मैंने पढ़ाया था।
We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus and OH minus in the solution. तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था यार कि हम कैसे एसिड और बेस को डाइल्यूट कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, कैसे? बाय मिक्सिंग वाटर. कैन वी क्वान्टिफाई फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? तो हम क्या इन सारे अमाउंट जो आयंस प्रेजेंट है उसका नंबर पता कर सकते हैं? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग आर अ गिवन एसिड और बेस इज? तो क्या हम जज कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है कोई भी गिवन एसिड या फिर बेस? तो इसका आंसर आगे दिया हुआ है. वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो हम पता कर सकते हैं कैसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है, जो कैसे पता है बना कैसे पता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करके, सेवरल मतलब कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करके बना है. दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन. तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या दिखाता है पता है? जितने अमाउंट में एच प्लस आयंस होते हैं ना उतना कलर दिखाता है. मतलब बहुत सारे कलर होते हैं और हर एक कलर बताता है कि किसी एसिड में कितने अमाउंट में एच प्लस आयंस प्रेजेंट है. At a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has developed. एक स्केल है जो कि हम जिसकी मदद से हम हाइड्रोजन का जो अमाउंट है किसी भी एसिड में जो कंसंट्रेशन है वो हम पता कर सकते हैं. उस स्केल का नाम है पीएच स्केल. जो यहाँ पे जो पी है, पीएच में स्टैंड करता है क्या पता है? पोटेंस, जिसका मतलब होता है जर्मनी में पावर. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 एसिडिक. मतलब इसमें टोटल 14 रहते हैं. 0 मतलब बहुत एसिडिक एंड 14 मतलब फुल्ली बेसिक, वेरी एल्कलाइन. और 7 मतलब न्यूट्रल, जिसको हमारा वाटर रहता है, मतलब पानी. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of solution. pH should be thought of simply as a number. pH को हम सिंपली नंबर के तौर पे ले सकते हैं विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एसिड और बेस का जो नंबर है को मतलब दम है वो दिखाता है. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू. मतलब जितना आपका हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है उतना आपका पीएच वैल्यू ना कम होगा. मतलब जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा एसिटिक होगा वो कंसंट्रेशन. द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. मतलब आपका जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है जैसे कि वाटर उसका पीएच कितना होता है? 7. वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. मतलब ये 7 है, उसके इस तरफ वाला मतलब 7 से नीचे वाला सब एसिडिक सॉल्यूशन को शो करता है. एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 17 to 14, और जैसे ही 17 to 14 की तरफ बढ़ता है वो दिखाता है इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन. मतलब OH आयन कंसंट्रेशन का इंक्रीज मतलब यार बेस है वो गिर गया था. That is increase with strength of alkali. मतलब वो 7 से इधर बढ़ रहे हैं ना, मतलब वो बेसिक है नेचर में. जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच. तो जनरली कुछ पेपर आते हैं ऐसे, तो उसको हम यूज़ करते हैं किसका इंडिकेट करने के लिए? पीएच स्केल को नापने के लिए. कुछ एक्टिविटी दिया है 2.2 है. एक्टिविटी 2.11 देखते हैं. टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2. तो हमें इसका पीएच चेक करना है. रीड योर ऑब्जर्वेशन. तो हमें ऑब्जर्वेशन को रीड करना है. व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. तो हम सबको चेक करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज मिलेगा और सबका हमें नेचर सब्सटेंस पता करना है. जैसे कि सलाइवा बिफोर योर मील, आफ्टर मील, लेमन जूस ये एसिडिक होता है. तो पीएच किसके बीच में होगा? ये तो यहाँ पे दिया है यार. लेमन जूस का 2.2 मतलब बहुत एसिडिक है. गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में होता है 1.2 और प्योर वाटर 7.4. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है एकदम. और हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड 14. भाई साहब. द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस प्रोड्यूस्ड. तो एसिड या फिर बेस का स्ट्रेंथ कैसे नापा जाता है पता है? कि किस बेस में कितना OH माइनस प्रेजेंट है या फिर एसिड में कितना H प्लस आयंस प्रेजेंट है, इस बेसिस पे नापा जाता है. ये रिस्पेक्टिवली लगाना मत भूलना. रिस्पेक्टिवली मतलब H प्लस किसका है? एसिड का. बेस किसका है? OH माइनस का. क्रम अनुसार रिस्पेक्टिवली. इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड
and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then this produce different amount of hydrogen ions. तो चलो एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक मोल मोल एक अमाउंट है जिससे हम नापते हैं कंसंट्रेशन को। एक मोल अगर आप HCl लोगे और एक मोल आप क्या लोगे, एक मोल क्या लोगे, कहाँ गया, एसिटिक एसिड लोगे, तो दोनों का H प्लस कंसनट्रेशन है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपका HCl है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और एसिटिक एसिड के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है HCl। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वो एसिड जिनके अंदर ज़्यादा H प्लस आयंस होते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड में दर्जा दे सकते हैं, और एसिड जिनके अंदर लेस कंसनट्रेशन होता है H प्लस आयंस का उसे हम वीक एसिड के नाम से जान सकते हैं। कैन यू से दैट वाई वॉट वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस आर? तो अब इसकी मदद से आप बता ही सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, जिसके अंदर ज़्यादा OH माइनस का कंसनट्रेशन हो, और वीक बेस किसे कहेंगे, जिनके अंदर कम OH माइनस का कंसनट्रेशन हो। अब हम देखते हैं यार क्या 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 इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि जो पीएच है उसका इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव है? क्या लगता है, मतलब पीएच सेंसिटिव मतलब हम पीएच से प्रभावित हैं कि नहीं? और बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच ऑफ रेंज 7 to 7.8। तो हमारा बॉडी है ना किस पीएच के अंदर काम करता है, 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम जितने जीव जंतु हैं ना वो इसी रेंज के अंदर जी सकते हैं, उसके अलावा नहीं जी सकते हैं। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। ये आपके एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच का क्या है एवरीडे लाइफ में, तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देना है। तो इसमें क्या बोल रहा है पता है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब 5.6 से कम हो जाएगा रेन वाटर का पीएच तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ये बहुत ही खतरनाक है भाई। जब ये एसिड रेन रिवर्स के अंदर फ्लो करता है तो ये जो पीएच है ना रिवर का उसे कम कर देता है, तो इससे जो एक्वाटिक लाइफ है ना वो उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डू यू नो एसिड इन एटमोसफियर ऑफ Venus इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई साहब यहाँ तो पूरा एटमोसफियर ही सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, मतलब वहाँ बारिश होता होगा तो एसिड का बारिश होता है। क्या तुम्हें लगता है कि वीनस पे कोई लाइफ सर्वाइव हो सकता है? पूछ रहे हैं लोग। आई डोंट थिंक सो। हो सकता है कि भाई क्या पता उनके लिए एसिड ही पानी हो जैसे हमारे लिए। एनीवेज हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड? तो आपका जो घर का मिट्टी है फिर आंगन का मिट्टी है उसका पीएच कितना है तुम्हें पता है क्या? प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो आपका जो प्लांट्स है ना वो कुछ ही पीएच पे अपना ग्रोथ शो कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12। तो किसी मिट्टी का पीएच पता करने के लिए आप ये फॉलोइंग एक्टिविटी कर सकते हो ताकि उस प्लांट का जल्दी ग्रोथ हो, हेल्दी ग्रोथ हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप मिट्टी कलेक्ट करना बहुत सारी जगह का और चेक द पीएच मैनर, आप उसका पीएच चेक करना इस मैनर से। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन द विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सोइल। तो ऑल्सो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट इस मिट्टी में, आपके पापा मम्मी बता देंगे कि कौन सा प्लांट्स इस मिट्टी पे उगता है। और चलो कैसे चेक करते हैं देखते हैं। तो पुट 2 ग्राम सोइल इन अ टेस्ट ट्यूब, हमें 2 ग्राम सोइल लेना है टेस्ट ट्यूब पे और उसमें 5 ml वाटर डाल देना है। चेक द कंटेंट ऑफ द सोइल, तो उसे हम मिक्स कर देंगे दोनों को। फिल्टर द कंटेनेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, तो हमें जो कंटेंट है ना उसे फिल्टर कर लेना है और जो फिल्ट्रेट है छनने के बाद जो बचता है उसे हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। चेक द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, तो हमें पीएच चेक करना है किसके मदद से, यूनिवर्सल इंडिकेटर से, मतलब वो कलरफुल वाला लाइन देखते थे ना ऊपर में उसकी मदद से। वॉट कैन यू कंक्लूड दैट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका सोइल का पीएच कितना है और आइडियल पीएच क्या है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। हाँ, तो यह था सोइल के लिए। हम क्या क्या देख लिए, हम इंपॉर्टेंस देख लिए पीएच का कहाँ हमारे लाइफ के अंदर और सोइल के अंदर। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे अंदर होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो हमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, हमारे अंदर ही एसिड बनता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये किसका मदद करता है? फूड बनाने में, खाना बनाने में, खाना पचाने में, विथआउट हार्मिंग द स्टमक, वो भी हमारे स्टमक को बिना कुछ नुकसान पहुँचाए। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉसेस पेन इन इरिटेशन। जब भी अनपसंद होता है पेट में, तो हमारा जो स्टमक है ना वो बहुत सारा एसिड रिलीज कर देता है, जिससे हमारे पेट में इरिटेशन होता है। और इसी पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटासिड्स, जैसे जो अपना इनो वगैरह होता है ना, वो बेस ही होता है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव सजेस्टेड बाई यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये जो एंटासिड्स होते हैं ना, वो जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है पेट में, उसे रोक देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एग्जांपल है, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक माइल्ड बेस है जो जनरली एसिड कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया, अब हम देखेंगे टूथ में, हमारे दांतों में। वाओ, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। आपका जो दांतों का सड़ना कब होता है पता है? जब आपके दांत का पीएच 5.5 से कम हो जाए। पर जो टूथ एनिमल है मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो आपका इनेमल है, ये जो वाइट वाला पार्ट, वो किससे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी, एक सेकंड यार, मार्क नहीं क्यों भाई मैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। फॉस्फेट से ही बना, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट से। ये है ना हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। कोई जनरल नॉलेज में पूछ ले तो अब बता देना। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, बट इट इज कोरेटेड व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन जब पीएच हमारे माउथ का 5.5 से कम हो जाए ना, तो ये सड़ने लगता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जब भी हम कुछ शुगर वगैरह खाते हैं, दांतों में फंस जा रहता है, तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ पर प्रेजेंट होते हैं वो उसे खाते हैं और एसिडिक बना लेते हैं, मतलब माउथ को ना एसिडिक बना देते हैं, जिस वजह से हमारा दांत सड़ने लगता है। इसलिए तो बोलते हैं चॉकलेट वगैरह कम खाया करो, दांत में फंसता है और उससे कीड़ा लग जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। और इसका बेस्ट वे क्या है पता है आपको? खाने के बाद तुरंत अपना मुंह क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। आपका जो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट, वो भी बेसिक होता है, ताकि हमारा जो दांत है वो एक्सेड को न्यूट्रलाइज कर सके। मतलब टूथपेस्ट बेसिक होता है और हमारा माउथ एसिडिक होता है, तो जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है ना, वो टूथब्रश से न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमारा जो दांत का सड़ना है वो बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हम देखेंगे कि जो कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, वो अपने बचाव के लिए पीएच को कम कर लेते हैं। देखते हैं, हैव यू एवर सीन स्टंग बाई हनी बी? तो क्या तुम कभी हनी बी से, मतलब मधुमक्खी या फिर दतैया से कटवाए हो अपने आप को? बी स्टंग्स लीव्स एन एसिड, तो जब भी वो काटता है तो वो एक एसिड लीव कर देता है हमारे अंदर, जिससे हमारे बॉडी में ना पेन और इरिटेशन होने लगता है उस एरिया पे। यूजिंग ऑफ ए माइल्ड बेस्ट लाइक अ बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरियाज गिव रिलीफ। तो जब आप उस जगह पे बेकिंग सोडा डालोगे ना, तो रिलीफ मिल जाए तुम्हें। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल्स लीव्स इंजेक्ट मिथुनिक एसिड कॉसिंग बर्निंग पेन। तो कुछ नेटल लीव एक प्लांट है जो इंजेक्ट होता है ना हमारे बॉडी में, तो मिथुनिक एसिड रिड्यूस कर देता है, जिससे हमें बर्निंग पेन हो जाता है भाई साहब। उसके बाद है हमारा, हाँ देख लेते हैं यार, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ऑप्शन। तो नेटल क्या है पता है? नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, एक हर्बेशियस प्लांट है, मतलब हर्बीवोरस प्लांट विच ग्रोस इन द वाइल्ड, जो जंगल में उगता है। इट लीव्स स्टिंगिंग हेयर, तो ये स्टिंगिंग हेयर लीव कर देता है, जिससे जब इसे एक्सीडेंटली टच किया जाता है, सो ये मिथेनिक एसिड बाहर कर देता है हमारे अंदर इंजेक्ट कर देता है।
इसका ट्रेडिशनल रेमेडी है बाय रबिंग एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। तो इसका टक्कर का प्लांट भी मिल गया डॉग प्लांट, जिसे हम, ये भी जंगल में ही उगता है, और इसको अगर हम उस जगह पे लगाएं जिस जगह पे ये इंजेक्ट किया है अपना वो नीडल्स, तो वो ठीक हो सकता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? तो क्या तुम डॉग प्लांट का नेचर गेस कर सकते हो? ऑब्वियसली बेसिक होगा, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट to look out for if you accidentally touch a natal plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies for such thing? तो जब भी तुम्हें स्टिंग कर ले, जब तुम ट्रैकिंग पे जाओ बड़े होके, या फिर अभी भी जाते होगे, तो अब तुम ध्यान रख लेना डॉग प्लांट का, या फिर अपने रेमेडी साथ में लेके जाना। तो कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टमरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, एंटी स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड, और सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड। तो ये था हमारा एसिड वाला पार्ट दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, या फिर इसी में निपटा दें। More about salt. In the previous section we've seen the formation of salts during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and use. तो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था कि सॉल्ट बनता कैसे, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तब हमें सॉल्ट मिलता है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखा था। तो अब हम देखते हैं सॉल्ट्स को और डिटेल में, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी है, देखते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो। तो हमें केमिकल फार्मूला लिखना है किसका, पोटेशियम सल्फेट का KSO4, सोडियम सल्फेट का NaSO4, और कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का Mg2SO4 आई थिंक, एंड कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारे सॉल्ट्स का ना हमें नाम लिखना है, वो मतलब फार्मूला लिखना है इस फॉर्म में, NaSO4 ऐसा। Identify the acid and bases from which the above salts may be obtained. तो हमें वो भी सोचना है कि ये किस एसिड और बेस से बने होंगे। Salts having the same positive और negative radicals are said to belong to a family. तो वो salts जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं are said to belong to a family, वो किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये हेलोजन ग्रुप। अब पहले ना इस 10th में पीरियोडिक टेबल के नाम का भी एक चैप्टर होता था, लेकिन अब नहीं है, उसमें आपको पता चल जाता। आप 11th में पढ़ोगे इसका कौन कौन सा ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका NaCl है और Na2SO4 है, सोडियम सॉल्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप एटम देख के पहचान लोगे कि आप किस ग्रुप में हैं। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द क्लोरीन क्लोराइड सॉल्ट्स, और NaCl और KCl किस सॉल्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स। एंड हाउ मेनी फैमिलीज कैन आइडेंटिफाई अमॉन्ग द सॉल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। तो आप कितने सारे फैमिली आप देख पाए, देखो सल्फेट 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 सल्फेट, ये किसका, सल्फेट फैमिली का। क्लोराइड 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 फैमिली का। नाइट्रेट कार्बोनेट, ये अलग फैमिली हो गए। हाँ, इन दोनों में क्या है, सोडियम 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 का अलग फैमिली बन सकता है भाई। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7। तो वो सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जिसका pH वैल्यू 7 होता है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से बना और वीक एसिड से बना है तो उनका जो pH वैल्यू है ना वो 7 लेस देन 7 हो जाएगा। अब MCQ बन सकता है भाई, अगर आपका सॉल्ट किससे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है तो उनका जो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा यार, मतलब जिसका ज़्यादा डोमिनेशन है उतना, अगर एसिड का डोमिनेशन हो गया तो 7 से नीचे होगा, अगर बेस का डोमिनेशन हो गया तो 7 से ऊपर होगा pH वैल्यू। आई होप आप समझ गए। उसके बाद आप देखते हैं 2.4.3 केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कुछ कॉमन सॉल्ट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बारे में देखते हैं यार, जैसे कि हमारा NaCl। By now you have learned that salt formed by the combination of hydrochloric acid
एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो आप अभी तक समझ गए होंगे NaCl कैसे बनता है। NaCl कैसे बनता है, HCl प्लस HCl किससे, HCl प्लस HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। यही तो है ना NaCl, ऐसे ही बनता है। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। ये ऐसा सॉल्ट है जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। तो आप ऊपर एक्टिविटी में आप देख चुके होंगे कि इसे न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। आपका जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट्स। तो आपका सोडियम क्लोराइड है ना, वो इसी सॉल्ट से बनता है, सी वाटर से। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सॉलिड सॉल्ट है ना, इसका डिपॉजिट कई पार्ट्स में मिला जाता है। दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। तो ये जो लार्ज क्रिस्टल जो मिलते हैं नेचुरली, वो जनरली अक्सर ना काले ब्राउन होते हैं, भूरे होते हैं। इसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। तो ये रॉक सॉल्ट का बहुत बड़े बड़े गुच्छे कब मिलते हैं, जब कई सारे सीज सूख जाते हैं। रॉक सॉल्ट इज़ लाइक अ माइंड कोल। तो रॉक सॉल्ट ना वो भी कोल की तरह है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी के बारे में, डांडी मार्च के बारे में सुना होगा। ये डांडी मार्च कब हुआ था, सत्याग्रह तोड़ने के लिए, कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आप हिस्ट्री का टॉपिक है भाई, पढ़ लेना, इस चैनल पे आएगा। Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle of freedom? तो आपको पता है क्या NaCl कितना इंपॉर्टेंट हमारे फ्रीडम की स्ट्रगल में। तो इसके मदद से हमने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तोड़ा था। जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, वो खुद बनाता था नमक, लेकिन जब गांधी जी ने खुद बनाया तो उनका जो ऑर्डर टूट गया। तो तब से उसका सिंबल है। हाँ, चलो देखते हैं कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट क्या है, एक रॉ मटेरियल है किसके लिए, केमिकल का। द कॉमन सॉल्ट थस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। आपका जो कॉमन सॉल्ट है ये काफ़ी रॉ मटेरियल है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। NaCl कुछ कॉमन सॉल्ट है, जैसे कि आपका NaOH, इसको भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कई सारे सॉल्ट हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबको हम उसका प्रिपरेशन, उसका यूज़ और उसका कैसे बनते हैं, सबको हम 1 by 1 देखते हैं। पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. तो क्या बोल रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होता है, सोडियम सॉल्ट के एक्वस कंडीशन से पास होता है, जिसे हम कहते हैं एक्वस सोडियम सॉल्यूशन को, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, ब्राइन बोलते हैं। तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है और एल्कली बेस बनता है, इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर एल्कली क्यों, क्योंकि क्लोर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरीन बनता है, एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा आपका रिएक्शन। एक्वस NaCl को हम क्या बोलेंगे, ब्राइन। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये टूट जाता है किसमें, NOH पे प्लस Cl2 प्लस H2 में। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। तो क्लोरीन गैस किसके अंदर चला जाता है, एनोड वाले पार्ट में, एनोड पॉजिटिव पार्ट है, और हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड वाले पार्ट में चला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कहाँ पे बनता है, कैथोड में बनता है। और द 3 प्रोडक्ट्स इन दिस पर्पस और ऑल, ये जो तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो सब यूजफुल है। जैसे कि आपका Cl2 एनोड में बन रहा है, ये किसके लिए काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट में। सारे एग्जांपल याद रख लो, पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछेगा। वाटर ट्रीटमेंट के Cl2 किसके लिए यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल्स के लिए, PVC बनाने के लिए, कुछ डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए, मतलब जैसे कि कई जगह इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए जो बनाते हैं ना यार, लो क्या सफाई क्या बोलते हैं यार, लाइजॉल वगैरह, वैसे CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए, और कुछ पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी हम Cl2 का यूज़ करते हैं। और H2 फ्यूल्स के लिए काम आता है, मार्गरीन के लिए काम आता है। मार्गरीन क्या होता है कमेंट में बताना।
अमोनिया जो फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए काम आता है, और ब्राइन सॉल्यूशन। देखो एक चीज़ और, ये नेगेटिव आयंस है इसलिए पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है इसलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। ये एक मेम्ब्रेन है। और ये NOH किस लिए काम आता है? डिग्रेजिंग मटेरियल्स, मतलब ग्रीस लगाने के लिए, आई थिंक सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद है यार हमारा ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder. You have already come to know that the chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. तो आपने हमें ऑलरेडी पता है कि जो क्लोरीन है वो कब बनता है, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, तो Cl2 बनता है। यहाँ पे हमें देखा था ना कि ऐसे बनता है। NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलाइट कराएं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, तब Cl2 बनता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो जो क्लोरीन गैस है ना, उसका यूज़ हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलिकेट लीन। तो जब आपका Cl2 है ना, वो COH2 के साथ रिएक्ट करता है, तो तब हमारा बनता है कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, भूल गया, सॉरी। और ये CaCl2 बनता है प्लस 2H2O। अरे यही तो है अपना ब्लीचिंग पाउडर, भूल गया था, सॉरी। CaClO2 यही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जब Ca कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अब जब आपका Cl2 रिएक्ट करता है, तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज़ होता है यार, देखते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जब कॉटन और लिनन को ब्लीच करना होता है, मतलब कुछ स्टेप है कपड़ा बनाने के लिए, वहाँ पे आपका काम आता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तो वुड पल्प पेपर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे वुड पल्प है ना, छिलका, उसको पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीच करने के लिए, और जो कपड़ा है ना उसको धोने के लिए काम आता है लॉन्ड्री में। उसके बाद है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कई जगह किस लिए काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। उसके बाद कुछ ड्रिंकिंग वाटर है, उसको जर्म से फ्री करने के लिए तब वहाँ पे भी काम आता है। हाँ, तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर था यार। अब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं। तो चलो अब हम अगले सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ वॉशिंग सोडा। नो बेकिंग सोडा, सॉरी। बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग। भजिया बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं यार, पकौड़ास। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कई बार इसका मतलब तेज़ी से कुकिंग कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं। केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नाम है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं तब बनता है। सोडियम क्लोराइड कैसे बन रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस CO2 प्लस NH3, तो अब हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन याद रखना, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन याद रखना, केमिस्ट्री के स्पेशली। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.4? तो क्या आपने एक्टिविटी 2.4 जो कि एक्टिविटी है, क्या उसमें आपने pH चेक किया था? ऑब्वियसली ये क्या होगा, बेसिक होगा मेरे ख्याल से। कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? क्योंकि बेसिक है इसलिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मदद करता है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन क्रोजिव बेसिक सॉल्ट। एक माइल्ड मतलब मीडियम नॉन क्रोजिव बेसिक सॉल्ट होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस वेयर व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये फॉलोइंग रिएक्शन यूज़ होता है जब इसको गर्म कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसका हीट करेंगे तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका कैसा यूज़ है हाउस होल्ड में, जैसे पहला है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। तो ये बनता कैसे है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। देखो ये बेकिंग सोडा प्लस H प्लस कोई एसिड, जिससे हम CO2 बनता है, H2O बनता है
सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। मतलब आपको बेकिंग क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन अ वाटर। तो आपका जो बेकिंग पाउडर है ना वो हीटेड होता है। भाई सांप आ गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक राइस टू मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो आपका यहाँ पे जो CO2 बन रहा है ना वो ब्रेड में यूज हो सकता है उस ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। आपको जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एंटासिड में एक इंग्रेडिएंट भी है। और बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। और आपका जो ऑलरेडी यहाँ पढ़ लिया था, ये हमारे पेट का जो एसिड है उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसे हम सोडा एसिड में बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अदर केम सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड से बनता है विच इज़ Na2 सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। ये सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाई सेटिंग बेकिंग सोडा। तो आपने ऊपर देख लिया होगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो जब आपका सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है मतलब उसमें पानी डाला जाता है तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। इसे हम बेसिक सॉल्ट, ये भी बेसिक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O गिव्स सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। उसके बाद व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, कि आखिर 10H2O सिग्निफाई क्या करता है। डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट, क्या एक सोडियम कार्बोनेट को वेट बना देता है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर वेरी यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। तो कुछ सोडियम कार्बोनेट है, सभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो कैसे इंडस्ट्रीज में भी अच्छा यूज़ होता है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो उसका वॉशिंग सोडा का कहाँ यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये ग्लास या फिर सोप या फिर पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है जैसे कि बोरैक्स। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। तो उसका यूज़ हम जो घर का जो क्लीनिंग सब्सटेंस बनता है ना, जैसे कि सफाई क्या बोलते हैं, लाइजॉल और उसका कुछ है ना, हाँ वैसा डोमेस्टिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसका यूज़ जो हार्डनेस है ना, कई जगह का पानी देखा होगा वहाँ का पानी हार्ड हो जाता है तो उसका हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आर द क्रिस्टल्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या ये सच में ड्राई होते हैं। तो चलो एक एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। हिट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को हमें हीट करना है बॉइलिंग ट्यूब में। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, कि कॉपर सल्फेट का कुछ कलर चेंज हुआ। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, आपने नोटिस किया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है बॉइलिंग ट्यूब में दे वो गायब हो गए हैं। एड 2 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल कॉपर ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। तो जो हीट करने कॉपर सल्फेट मिलता है ना उसके अंदर 2 3 ड्रॉप ऑफ पानी डाल के देखना, जो कलर है वापस आ जाएगा। इज द कलर ऑफ द सल्फेट रिस्टोर्ड, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है वो रिस्टोर्ड हो गया है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सेम टू बी ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हैं जो ड्राई होते हैं, वाटर जो ड्राई होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं।
व्हेन वी हीट क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव। जब हम इस क्रिस्टल्स को रिमूव करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो रिमूव हो जाते हैं पानी, और जो सॉल्ट है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर। तो जो क्रिस्टल्स ब्लू कलर में होते हैं ना, वो उसको सुखा गर्म करने पे वाइट हो जाता है, और वाइट में अगर तुम वापस पानी डालोगे तो कलर रीअपियर कर लेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन ये क्या है पता है? इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में। 5 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला प्रेजेंट होता है किसमें? कॉपर सल्फेट में। एंड केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोलेटेड कॉपर सल्फेट इज, जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोलेटेड CuSO4.5H2O. Now you would now you would be able to answer the question whether the molecule sodium carbonate dot 10 is weight. तो आप ये सोडियम हाइड्रोजन वाला कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 10 वाला है ना, आप इसको कंसेप्ट ऑफ समझ के होंगे क्यों किसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यूनिट इसके फॉर्मूला में प्रेजेंट है। वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक अदर सॉल्ट की बात कर रहे हैं जो जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो है जिप्सम। एक सेकंड ना, जिप्सम हाईलाइट करना बनता है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट। इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम, कहाँ गया, एक सेकंड ना, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। लेट अस लुक एट इनटू द यूज़ ऑफ सॉल्ट। तो चलो इसका हम यूज़ देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। तो आप जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करोगे इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उसे लूज कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। तो ये वो सब्सटेंस है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को चिपकाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप यू अंडरस्टूड द सब्सटेंस। हाँ, डॉक्टर यूज़ करते हैं सपोर्ट करने के लिए बोन्स को, फ्रैक्चर बोन्स को। Plaster of Paris in a white powder on mixing with water, it changes to gypsum once again giving hard solid mass. तो ये जिप्सम है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को तुम वापस पानी में ऐड करोगे तो ये वापस जिप्सम बन जाता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज सोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप नोट करना कि जो खाली हाफ है ना वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ऐड हो जाता है 1.5 में ताकि वो जिप्सम बन जाए। हाउ कैन यू गेट अ हाफ वाटर मॉलिक्यूल? तुम हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? ये भी काफ़ी ताज्जुब से क्वेश्चन है। तो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये खाली लिखा हुआ है किसमें? कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। ये टॉयज बनाने के लिए भी यूज़ होता है, डेकोरेशन के मटेरियल बनाने में भी यूज़ होता है, और कुछ सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी यूज़ होता है। ट्राई आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका मतलब क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम क्यों रखा गया, ये एक्टिविटी दिया है। वॉट यू हैव लर्नड, हमने क्या क्या सीखा? एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइस, मिक्सचर ऑफ डाइस, मतलब एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में देखा था। एसिडिक नेचर H+ आयंस के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, और OH- आयन के प्रेजेंस में हम बेस डिसाइड करते हैं। व्हेन एसिड, और जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस बनता है और एक सॉल्ट बनता है। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है और तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और एक नेगेटिव सॉल्ट बनता है उसमें भी। जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिड्यूस करता है एक सॉल्ट के साथ। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द प्रोड्यूस। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में ना आयंस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयंस एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयंस बेस में। और स्ट्रेंथ नापते हैं हम पीएच स्केल की मदद से, जो कि हाइड्रोजन आयन को चेक करता है।
और न्यूट्रल का 7 होता है पीएच, और एसिडिक का 7 से कम, बेस का 7 से ज़्यादा। तो कुछ पीएच का एक्टिविटी देखा था हमने कि क्या कहाँ कहाँ पे काम आता है। हमारे दांत में आता है, हमारे पेट में आता है, सोयल को वो नापने के लिए आता है, और कहाँ पे आता है जब स्टिंग भी हमें काट लेता है तो उसको कम करने के लिए। आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल याद रखना। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वाटर का मिक्सिंग के बारे में देखा था कि एसिड में कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए, डालोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन के बारे में पढ़ा, प्लास्टिक वाटर में क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो वैसे ये था हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। देन बी हैप्पी, जय हिंद। और इतना करने के बाद तुम्हारा अच्छे से समझ में आया ना, ये चैप्टर में तुम्हारा नंबर फुल है, बस सारे रिएक्शन और सारा चीज़ रिवाइज कर लेना बाद में।